प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानीय श्रोतागण, आज के व्याख्यान मंथन में रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए विषय पर मेरी ओर से भी आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। आज के व्याख्यान चर्चा में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे उसका शीर्षक है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए बल गतिकी का अध्ययन करना। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की बल गतिकी पर प्रकाश डालना, उनका विवेचना करना, उन पर प्रकाश डालना आज का हमारा विषय का प्रमुख बिंदु है। उक्त विषय बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से इकाई पंचम से रासायनिक बल गतिकी के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए बल गतिकी का अध्ययन करना, उक्त विषय पर आधारित बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से संबंधित एवं विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल से जुड़ी हुई अनेकों प्रकार की विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में उक्त विषय पर आधारित प्रश्न सवाल पूछे जाते हैं। आइए, आज का जो हमारा विषय है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के बल गतिकी का अध्ययन करना। आज का जो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के बल गतिकी का जो अध्ययन करना है, पूर्व की प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं से जुड़े हुए वही अभिगृहित बिंदु हम प्रयोग में लेंगे जो हमने प्रथम कोटि की बल गतिकी के रूप में हमने विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें वेग नियम की प्रथम अभिगृहित जो था वेग नियम की उत्पत्ति, वेग समीकरण की उत्पत्ति, आलेख के निरूपण और आइए अर्धआयु काल का मान परिकलित करना। आइए, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की बल गतिकी में सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर शामपट्ट पर वेग नियम की उत्पत्ति। प्रत्येक नियम की कोटि के भांति ही आप देखेंगे यहाँ पर सामान्य दृष्टांत जो है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का हम यहाँ पर प्रयोग में लेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे हम यहाँ पर एक कोई भी जो है क्रिया कारक जो है इस रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग में लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके ऊपर जो है K0 वेग स्थिरांक हमने लिखा है और तत्पश्चात इसका जो रूपांतरण है वो क्रियाफल में उत्पाद के रूप में होता है। अब पहला वाला जो हमारा पास में जो सवाल है कि ये जो हमारे पास में जो कोई भी दी समीकरण है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, आप उसको शून्य कोटि के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे अंकित करेंगे, कैसे साबित करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों एक प्रयोग मैं आप सभी के सम्मुख करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर जो है शामपट्ट पर ये जो अभिक्रिया लिखी है, इसके ऊपर जो है उत्क्रमण चिन्ह के ऊपर जो है K0 वेग स्थिरांक शून्य कोटि से जुड़ा हुआ वेग स्थिरांक मैंने इस पे अंकित किया है और तद अनुसार जो इसको क्रियाफल में हमने इसको तब्दील किया है, परिवर्तन किया है। अब इस स्थिति में मैं यहाँ पर जो है K0 है हमारे पास में, यदि हम इस K0 वेग स्थिरांक को हटाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दृष्टांत प्रथम कोटि की अभिक्रिया के विधारण को दर्शाता है। चूंकि यहाँ पर देखेंगे अणुसंख्यकता के रूप में आप देखेंगे यहाँ पर अणुसंख्यकता के रूप में एक क्रिया कारक है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को दर्शाएगा यदि हम K0 को जो है यहाँ से विलोपित करते हैं। लेकिन K0 को जब हम उपस्थिति दर्शाते हैं, ऐसी स्थिति में ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का जाना पहचाना जो है दृष्टांत होता है, उदाहरण होता है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है जब किसी भी कोटि की अभिक्रिया को शून्य कोटि की अभिक्रिया को आप दर्शाएंगे तो उत्क्रमण चिन्ह के ऊपर आप उससे संबंधित वेग स्थिरांक के शून्य का मान जो है उस पर आप वर्णित करेंगे। दो अलग अलग समय अंतरालों पर आप देखते हैं इस शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया की जो बल गतिकी है, जो उन्नति है, वो किस रूप में जो है हमें जानी जाती है, किस रूप में जो है इसको हम चिन्हित करेंगे। आप देखेंगे पहला वाला हमारे पास में t बराबर 0 पर हमने इस क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता A ली है। ऐसी स्थिति में उत्पाद की सांद्रता 0 प्रक्षित की जाती है। अगला वाला जो समय हमारा पर t बराबर t के संगत, विशिष्ट समय t बराबर t के संगत हमने जो सांद्रता जो प्रेक्षित की अंकित की है वो देखेंगे आप a - x a ऋण x के रूप में जो है प्रदर्शित की जाती है। स्वाभाविक
प्रक्रिया है, स्वाभाविक सी बात है। जब क्रिया कारक ए में से जो है विजन की मात्रा x के रूप में जो है इसका निष्कासन हो रहा है, ये निष्कासित हो रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखेंगे जो क्रियाफल है उसकी विजन की मात्रा x के रूप में उसकी सांद्रता को मान को दर्शाती है। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा है मैंने शून्य कोटि की अभिक्रिया को। अब आपको जो है यहाँ पर परिभाषा देनी होती है। ये परिभाषा गुडवर्ग और वागे के नियमानुसार, सक्रिय द्रव्यमान के नियमानुसार आपको जो है इस शून्य कोटि की परिभाषा यहाँ को बतानी पड़ेगी। और यहाँ पर जो है मैंने इसको प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर वर्णित किया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का भी क्रिया कार्य की प्रारंभिक सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। आप देखेंगे ठीक मेरे बाएं हाथ की तरफ ये जो राशि है ये अभिक्रिया के वेग को दर्शाती है, जैसा कि विगत रासायनिक बल गतिकी के प्रथम कोटि के वीडियो में हमने दर्शाई थी। वही अभिगृहित वही सिद्धांत हम यहाँ पर लागू करेंगे। अगले वाले जो है प्रारंभिक टी बराबर टी के, मैं एक बात जो है रासायनिक बल गतिकी में सुस्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग आप लागू करेंगे, आरोपित करेंगे, वो टी बराबर टी समय के अनुरूप विशिष्ट हमारे पास में तात्क्षणिक समय टी बराबर टी पर जो सांद्रता उसी पर जो है आप यहाँ पर आरोपित करेंगे या लागू करेंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अभिक्रिया का ए माइनस एक्स का शून्य हो जाएगा। किसी भी समानुपाती को हटाने के लिए किसी भी हमें इस तरह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उक्त जो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जाहिर सी बात है आप शून्य कोटि के वेग इस तरह K0 के द्वारा ही समानुपाती को प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ पर K0 हो जाएगा और a माइनस एक्स का 0 हो जाएगा। आप देखेंगे ये माइनस डी अपॉन डी टी ए माइनस एक्स बराबर जो है K0 a माइनस एक्स की हो जाएगी। किसी भी शून्य घात का आप देखें किसी भी राशि के शून्य घात जो होती है वो इकाई के बराबर होती है। और माइनस डी बाई डी टी ऋणात्मक चिन्ह स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी, अग्र दिशा में बढ़ेगी, ऐसी स्थिति में क्रिया कारकों की सांद्रता का मान जो प्रिय विद्यार्थी को घटती रहती है। ऐसी स्थिति में हमने जो है यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लेंगे और माइनस डी बाई डी टी अंदर की तरफ भीतर की तरफ जो इसको लेकर के जाएंगे तो माइनस का डी अपॉन डी टी हो जाएगा और ऋण ऋण धन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। किसी भी राशि का शून्य घात 1 होता है तो यहाँ पर देखें K0 1 ही हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी जो शून्य हो जाएगा। किसी भी स्थिरांक जो राशि है उसका अवकलन जो होता है वो शून्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 0 प्लस डी एक्स बाई डी टी बराबर हो जाएगा K0 का हो जाएगा। और आप देखेंगे और जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था डी एक्स बाई डी टी बराबर K0 शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें पहली उपलब्धि जो है अवकलित वेग समीकरण के रूप में प्राप्त होती है। और इस प्रकार से डी एक्स बाई डी टी बराबर K0 जो है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये वाला जो है अवकलित वेग समीकरण, क्योंकि यहाँ पर अवकलन डी बाई डी टी जो है हमने डी बाई डी टी के रूप में इस उक्त रीति प्रक्रिया के रूप में हमने डी एक्स बाई डी टी के रूप में हमने इसको प्राप्त किया है। आइए पहले वाले यहाँ पर जो है हमारे पास में अवकलित वाले जो पहली जो उपलब्धि है अवकलित वेग समीकरण रूप में शून्य कोटि को हमने प्राप्त किया। अब बारी आती है समाकलित की। समाकलन की प्रिय विद्यार्थी हम देखेंगे कि इस समीकरण नंबर 2 को हम यहाँ से जो है यहाँ से व्यवस्थित करेंगे। dx बराबर जो है आप देखेंगे K0 t होगा। यहाँ पर समाकलन की धारणा को हम इसमें लागू करेंगे तो आप देखेंगे समाकलन dx बराबर हो जाएगा समाकलन K0 t के। और आप देखेंगे समाकलन जो है dx से है K0 जो है स्थिर है, इसको बाहर की ओर निकालेंगे, निष्कासित करेंगे, बाहर की ओर धकेलेंगे। ऐसी स्थिति में K0 हमारे पास में समाकलन t जो है ये राशियाँ समाकलन के भीतर है, एक तो dx है, समाकलन के जो भीतर है वो t है। और ऐसी स्थिति में समाकलन dx का मान जो है गणितीय सिद्धांत के अनुसार इसका मान x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये K0 समाकलन t हो जाएगा प्लस का हो जाएगा c। यहाँ पर c जो है प्रिय विद्यार्थियों ये समाकलन स्थिरांक का मान दर्शाता है। एक नया प्रकार का यहाँ पर K0 शून्य कोटि की अभिक्रिया है और यहाँ पर c जो है समाकलन स्थिरांक के मान को दर्शाता है। अब अगले वाली स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों आप देखेंगे इसका मान निकालेंगे, हम समाकलन स्थिरांक का मान निकालेंगे। तो समाकलन स्थिरांक का मान निकालने पर आप देखेंगे t बराबर 0 पर हम क्या करेंगे x बराबर 0 इसमें रखेंगे। और ऐसी स्थिति में हमारे पास में समीकरण नंबर 4 में आप देखेंगे कि इस राशि में इस पूर्व वाले जो हमारे पास समीकरण नंबर 4 x बराबर K0 t प्लस c इसमें रखने पर हमारे पास में जो है
शून्य बराबर हो जाएगा K0 और ये हो जाएगा इंटू सी के प्लस सी होगा। ऐसी स्थिति में इसको हल करने पर हमारे पास में अभीष्ट जो व्यंजक प्राप्त होगा, यथार्थ व्यंजक प्राप्त होगा समाकलन स्थिरांक सी के रूप में, उसका मान सी बराबर शून्य के रूप में प्रेक्षित किया जाएगा। इसको समीकरण नंबर 5 बोलेंगे। इस समीकरण नंबर 5 को आप देखेंगे अगले वाले समीकरण नंबर पूर्व की जो समीकरण है उस 4 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण नंबर 4 में प्रतिस्थापित करने पर एक शून्य कोटि से जुड़ी हुई हमें एक अगली उपलब्धि शून्य कोटि की अभिक्रिया से जुड़ी हुई अगली वाली जो उपलब्धि है वो समाकलन वेग स्थिरांक के रूप में प्राप्त किया जाएगा। x बराबर K0t मैंने यहाँ भी लिखा है, समाकलन वेग समीकरण प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा पहला वाला जो अध्याय है, पहला वाला जो अभिगृहित है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं की बलगति से संपन्न वो संपन्न होता है। दो प्रकार से हमने शून्य कोटि की अभिक्रियाओं से संबंधित वेग व्यंजक को हमने उत्पन्न किया। एक तो dx/dt के रूप में जो है उसका मान जो है K0 होगा और अगले वाली जो उपलब्धि है वो द्वितीय उपलब्धि हमारे पास में जो है समाकलन वेग समीकरण के रूप में x बराबर K0t के रूप में होती है। अब बारी आती है हमारे पास में अगला वाला अभिगृहित की, वो है आलेख के निरूपण को प्रदर्शित करना। आलेख किस किन राशियों के बीच में खींचा जाता है शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, और आलेख का आकार कैसा होगा, आलेख की आकृति कैसी होगी। तो ये तमाम जितनी भी जो चीज़ें हैं इन तमाम चीज़ों को जो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं को हम जो है यहाँ से जो है उठाते हैं समाकलन वेग स्थिरांक से। ये समाकलन हमारे पास में जो वेग समीकरण है इसमें देखेंगे आलेख निरूपण लिखा है और इसको मैंने अगला वाला समीकरण दिया है। x बराबर K0t है। इस x बराबर K0t हमारे पास में जो समाकलन वेग समीकरण प्राप्त हो रहा है इसको जो है y बराबर mx प्लस सी जो है सरल रेखा के समीकरण के रूप में जो है हम इसकी तुलना करने के मानक समीकरण जो होता है y बराबर mx प्लस सी के रूप में, जाहिर सी बात है y बराबर x के हो जाएगा। यहाँ पर m जो ढाल है वो आप देखेंगे ये शून्य कोटि का जो वेग स्थिरांक K0 के रूप में प्राप्त होगा और आप देखेंगे यहाँ पर x बराबर t होगा, ये x बराबर t की हो जाएगा। इसको ये भी समझ सकते हैं y जो है x के बराबर होगा, ढाल जो है हमारे पास में शून्य कोटि के वेग स्थिरांक K0 के बराबर प्रेक्षित किया जाएगा, x बराबर t के रूप में होगा। और पुनः अंतखंड का मान आप देखेंगे c बराबर शून्य की होगा। दो प्रकार के c हम यहाँ पर प्रयोग में लेंगे। एक c जो यहाँ पर हमारे पास में समाकलन स्थिरांक को दर्शाता है, दूसरा वाला जो c हम प्रयोग में लेंगे वो यहाँ पर अंतखंड के मान को दर्शाता है। आप इनको c और c' के माध्यम से भिन्नता के रूप को दर्शाने के लिए, भिन्नता के मान को दर्शाने के लिए c और c' भी आप इसमें जो है प्रयोग में ले सकते हैं, अंकित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब आने के बाद में अब देखिए हमारे पास में y बराबर x आता है जिसको जो है y एक्सिस पे हम इसको आरेखित करेंगे, चिन्हित करेंगे, प्रयोग में लेंगे। आलेख खींचते समय आप देखेंगे x बराबर t जो है वो x बराबर t जो है x के रूप में खींचेंगे। खींचने के पर हमारे पास में ये सुस्पष्ट है कि जब y बराबर x को y अक्ष पर लेंगे, अंकित करेंगे, x बराबर t को जो है हम x एक्सिस पर चिन्हित करेंगे। ऐसी स्थिति में पुनः चूंकि अंतखंड का मान शून्य है तो ऐसी स्थिति में मूल बिंदु से गुजरते हुए एक हमें सरल रेखा प्राप्त होती है और इस प्रकार से जो है आलेख निरूपण का पटाक्षेप होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, फिर हमारे पास में बारी आती है कि जब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जब आलेख खींचते तो ऐसी स्थिति में ढाल का मान किसके बराबर होगा। आप देखेंगे यदि इसकी तुलना प्रथम कोटि से करें तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ढाल का मान जो है m बराबर K1/2.303 के रूप में हमने परिकलित किया था। वही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए m का मान जो है K0 के रूप में हम प्रेक्षित करेंगे। इससे संबंधित न्यूमेरिकल थोड़ी बाद में जो हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए अगला वाला जो है अर्धआयु काल का मान कैसे परिकलित किया जाता है। अर्धआयु काल का मान जब परिकलित किया जाता है ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों पुनः मैं आप सभी का उस ओर ध्यान दिलवाना चाहूँगा। जब बलगतिकी में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का हम आत्मचिंतन, मंथन और विश्लेषण करते हैं या उस अभिक्रिया की प्रगति का, उन्नति का जब हमें अध्ययन करते हैं, मंथन करते हैं, चर्चा करते हैं, ऐसी स्थिति में 3 समय की महत्वपूर्ण योगदान होता है, उपयोगिता होती है। पहला वाला t बराबर t 0 समय, दूसरा वाला जो है प्रारंभिक समय पहला वाला, दूसरा वाला समय तात्कालिक समय t बराबर t के रूप में प्रेक्षित किया जाता है और अगला वाला जो समय है t बराबर t हाफ जिसको अर्धआयु काल के रूप में भी जाना जाता है।
तीनों समयों पर सांद्रता का मान अलग अलग होता है। t बराबर 0 पर सांद्रता a होती है, t बराबर t पर जो है सांद्रता का मान a माइनस x होता है। अगला वाला जो हमारे पास में जो अर्धदायु काल है, अर्धदायु काल t बराबर, इस पर देखेंगे आप सांद्रता का मान 1/a/2 a विभाजित 2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए उसी शर्त का पालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे परिभाषा से, आप देखें वियोजन की मात्रा x बराबर a/2 होगी और t बराबर t हाफ होगी। इस समीकरण को हम क्या करेंगे 6b में रखेंगे और a/2 k0 और t हाफ 7 हो जाएगा। इसको हल करेंगे t हाफ बराबर 1/2 k0 हो जाएगा। और इसको देखेंगे यहाँ से 2 इस तरह के, k0 इस तरह के, जाहिर सी बात है t हाफ अर्धदायु काल जो सीधा प्रत्यक्ष रूप से जो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। और अपना परिणाम जो है आप जारी करेंगे यहाँ पर कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धदायु काल प्रारंभिक सांद्रता के आप देखेंगे इकाई घात के समानुपाती होता है। यही जबकि इसके ठीक विपरीत प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धदायु काल का मान क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अनाश्रित होता है। ठीक इसके ऊपर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इसको आप जो टी हाफ ले जो शून्य इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धदायु काल का मान क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता की इकाई घात के समानुपाती होता है। और फिलहाल इतना ही, आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। और फिर से शून्य कोटि की अभिक्रिया से जुड़े हुए ख़ास अहम जो विषय बिंदु से जुड़े हुए सवाल आने वाले व्याख्यानों में आप सभी के मध्य हम लेकर के हाजिर होंगे। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, आभार, नमस्कार।